फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में और से सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो सभी इस जो है वीडियो में हमने समाहित किया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। गुप्त साम्राज्य आपके इससे 10 से 15 मिनट के वीडियो में जो है एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो स्पेशली ये पेट का जो सिलेबस आया था उस सिलेबस के अनुसार हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसी में नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया था उसमें गुप्त साम्राज्य दिया गया था। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हम देखने वाले हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाइएगा चैनल पेज पर, आपको वहाँ पर जो है संपूर्ण जो है इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें मौर्य साम्राज्य है और धर्म जितने भी हैं, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, और ईसाई धर्म, ये सारे धर्म, वैष्णव धर्म, ये सारे धर्म क्या है उसमें हो चुका है उसका डिस्कशन, जो कि आपके पेट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो रहेगा। तो देखिएगा वीडियो को एंड तक। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि इसका उदय कैसे हुआ। तो अगर हम देखें तो गुप्त साम्राज्य के पहले जो था वो कुषाण साम्राज्य जो था वो मतलब चल रहा था, और कुषाण साम्राज्य के विघटन हुआ। इसके पश्चात जो है विकेंद्रीकरण के युग का जो है प्रारंभ हुआ, और यह जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक चलता रहा। तो उसी समय जो है 3री शताब्दी के अंत में जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। कहाँ पर? कौशाम्बी में हुआ। कौशाम्बी कहाँ पर है? यह प्रयागराज के निकट में है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो कुषाण वंश का शासन तो कहाँ पर का था? तो कुषाण वंश के शासन की बात करेंगे तो पश्चिमी पंजाब में जो कुषाण वंश का शासन था, और ये पूरब की ओर जो है इसका कोई प्रभाव नहीं था। और गुजरात तथा मालवा के पश्चिमी भाग में जो है शक अभी भी सक्रिय थे, परंतु उनकी शक्ति का जो है दिन प्रतिदिन जो है घटती जा रही थी उनकी शक्ति। तो उत्तरी भारत के शेष भूभाग में क्या था, इस समय जो है अनेक राज्यों और गढ़ राज्यों का शासन हो गया था, और यह काल जो है किसी महान सेनानायक के महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो है सर्वाधिक सुनहरा अवसर जो है प्रस्तुत कर रहा था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो कि मगध में जो है गुप्त साम्राज्य में ऐसे महान सेनानायकों का उदय हुआ जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। ठीक है, इसका नाम एक्चुअल नाम था गुप्त, इसे बाद में श्री की उपाधि दी। राजा बनने के बाद इसे श्री की उपाधि मिली तो इसका नाम हो गया श्री गुप्त। ठीक है, तो इसी के नाम पर गुप्त साम्राज्य नाम पड़ा, और ये जो है 240 से 280 ईस्वी तक जो है राजा रहा। ठीक है, गुप्त, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त दो, इसका मतलब एक उत्तराधिकारी जो हो घटोत्कच गुप्त, तो ये दोनों क्या थे? दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। श्रीगुप्त के बारे में जान लेते हैं, एक एक करके सभी राजाओं के बारे में जानेंगे। श्रीगुप्त की बात करें तो इसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक था, यानी कि इसने 40 साल तक जो है शासन किया। और ये जो है कहाँ पर इसका जो है उल्लेख मिलता है, तो प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त के नाम का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसने जो है उपाधि जो धारण की थी महाराज की उपाधि और आदिराज की उपाधि जो है धारण किया। इसका उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच गुप्त, जो 280 से 319 ईस्वी तक ये शासन इसका था घटोत्कच का, और इसने जो है महाराज की उपाधि जो है धारण किया था। ठीक है, और ये दोनों क्या थे? पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से गुप्त वंश का जो है स्थापना हुआ, और इसमें जो है गुप्त वंश में श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त दोनों ने अपना जो किया शासन वो जो है पूर्ण स्वतंत्र शासक के रूप में जो है इन्होंने शासन नहीं किया। ठीक है, इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो ये 319 से लेकर 350 ईस्वी तक इसने शासन किया, और ये जो था ये प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और एक आता है इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, जो विक्रमादित्य नाम से जानते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन बहुत अधिक से अधिक बनते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को, और ये घटोत्कच का क्या था? पुत्र था। ठीक है, इसको उपाधि मिली थी महाराजाधिराज। ठीक है, इसको कौन सी उपाधि दिया गया? महाराजाधिराज। ठीक है, प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण किया। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इसने राजधानी अपना पाटलिपुत्र बनाया, और हेमचंद्र राय के अनुसार द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक इसे कहा जाता है। ठीक है,
और इसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका पूछा जाता है गुप्त संबोध की स्थापना। तो गुप्त संबोध की स्थापना जो है ये 319 में इसी ने चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और ये किससे प्राप्त हो जानकारी मिलती है, ये मथुरा अभिलेख में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, अलबरूनी ने जो है विवरण से अलबरूनी के विवरण से स्पष्ट होता है कि गुप्त वंश, गुप्त संवत और शक संवत, जो संवत चले थे गुप्त संवत और शक संवत, तो इन दोनों में जो है 241 वर्षों का क्या था, अंतर था। ठीक है, 241 वर्षों का अंतर था इन दोनों संवत में। तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा। और इसमें अगर हम देखें तो आगे तो सोने का सिक्का जो है चलवाने वाला प्रथम शासक कौन बना, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था। ठीक है, और उसमें एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र था और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का चित्र था। तो उसके सिक्के जो चलवाया था सोने का, उसमें एक तरफ अपना और अपने पत्नी का चित्र बनाया और दूसरी वो लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लक्ष्मी राजकुमारी थी, कुमार देवी से इसने विवाह किया था। तो इस तरीके से इसमें जो है इसी का जो है चित्र भी बनवाया था। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या हुआ, इसका पुत्र हुआ था इसका उत्तराधिकारी। अब समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। समुद्रगुप्त जो है शासनकाल इसका देखें तो 350 से लेकर 375 ईस्वी, यानी कि इसका कुल शासनकाल 25 वर्ष तक रहा था। और इसने उपाधि धारण की अश्वमेघ, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम। ठीक है, ये सब इसकी उपाधियां इसको प्रदान किया गया, इसने धारण किया। ठीक है, अब इसके अगर हम बात करें तो अभिलेखों में उसके लिए जो है सर्वराजोचिता विरुद्ध प्रयुक्त हुआ है। इसका उपनाम भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जो था वो फ्रांस का एक महान शासक था, इसलिए भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, इसलिए इसी कारण से जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। सम्राट अशोक जो था ये मौर्य साम्राज्य का जो था सम्राट अशोक, वो शांत और अनाक्रमण नीति में जो है विश्वास करता था, लेकिन समुद्रगुप्त जो था वो हिंसा और विजय में विश्वास करता था। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो ब्रह्मपुत्र से पूर्व में जो था ब्रह्मपुत्र और दक्षिण में नर्मदा तथा उत्तर में कश्मीर की तलहटी तक जो है फैला हुआ था। प्रयाग प्रशस्त की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापर्थ विजय का भी उल्लेख है और उसमें अंतिम शासक दक्षिण के कांची पल्लव वंश का क्या था, विष्णुगुप्त था। ठीक है, इसे जो है कविराज भी कहा जाता है और परम भागवत भी कहा जाता है। ठीक है, कविराज क्यों कहा जाता है, संगीत प्रेमी के कारण इसको कविराज कहा जाता है। ठीक है, इसके दरबारी कम का नाम क्या था, हरिसेन। दरबारी कब कौन था, हरिसेन था। ठीक है, हिंसा और विजय में इसने ये विश्वास करता था और मृत्यु के बाद रामगुप्त इसका जो है उत्तराधिकारी बना, लेकिन ये कमज़ोर शासक हुआ, तो ये जो है ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। तो ये जो है इसके काल में इसकी पत्नी थी ध्रुव सामनी देवी और इसको प्राप्त करने के लिए शकों ने जो है आक्रमण किया था। और उसी समय इसके छोटा भाई था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नाम से फेमस हुआ। और ये जो है इसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके ध्रुव सामनी देवी के साथ स्वयं शादी करके गद्दी पर बैठ गया। तो इस तरीके से अब स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के इतिहास। इसमें अगर हम देखें तो इसका शासनकाल था 375 से लेकर 415 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसे उपाधियां प्रदान की गई विक्रमांक की। ठीक है, विक्रमांक की उपाधियां इसे प्रदान की गई, विक्रमादित्य की उपाधियां, परम भागवत की उपाधियां, ये 3 उपाधियां इसे प्रदान किया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो था गुप्त साम्राज्य जो है अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम की बात करेंगे तो देवगुप्त इसे कहा जाता है, इसे देवराज भी कहा जाता है और देवश्री के नाम से भी इसे जानते हैं। साहित्य और कला का स्वर्ण युग जो है चंद्रगुप्त का शासनकाल जो था वो साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और इसने जो है चांदी के सिक्के का सर्वप्रथम प्रचलन भी करवाया था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कुछ एग्जाम में। और इसी के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्नों के नाम अभी हम नीचे देखेंगे। इसी के शासनकाल में जो था चीनी यात्री फाहियान जो आया था 399 से लेकर 412 ईस्वी तक जो है भारत में रहा। भारत यात्रा पर जो चीनी यात्री था फाहियान वो आया था। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि फाहियान जो है कब आया था, किसके काल में आया था, तो गुप्त काल में। किसके गुप्त काल के शासक के, तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के काल में आया था। ठीक है, इसके बाद अब इसमें 9 रत्न जो थे उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 9 रत्न में कालिदास थे, धन्वंतर थे, ठीक है, छपड़क थे,
अमर सिंह, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घट करपर थे, बराह मिहिर और बरूची थे। तो इस तरीके से इसमें 9 लोग थे जो इसके दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त सेकंड के, और ये 9 लोग अपने अपने जो है क्षेत्र में प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, छापड़क की बात करेंगे तो ज्योतिष विद्या क्या इन्हें बहुत ज्ञान था और इन्होंने जो है ज्योतिष शास्त्र लिखा था। ठीक है, धन्वंतर की बात करेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने आयुर्वेद की रचना की थी जो चिकित्सा की पुस्तक है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये नाटक और काव्य के क्षेत्र में बहुत ही विद्वान थे। इन्हें जो है भारत के शेक्सपियर के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा था जो कि एक शब्दावली है। इसके बाद अगर हम देखेंगे शंकु की, तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत ही इन्होंने शिल्प शास्त्र नामक रचना लिखा था। ठीक है, बेताल भट्ट जो थे वह जादूगर थे, मंत्र शास्त्र नामक रचना किया। हरसेन जो इसमें से अगर इसमें घटकरपड़ और बराह मिहिर की बात करें तो बराह मिहिर जो थे वो ज्योतिष विज्ञान जानते थे। बृहत संहिता, ठीक है, इन्होंने बृहत संहिता नामक जो है पुस्तक लिखा था। ठीक है, इसके बाद इसमें बचते हैं, ठीक है, और बराह मिहिर को खगोल विज्ञानी भी कहा जाता है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं इसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो कुमारगुप्त प्रथम बना जो कि इसका पुत्र था चंद्रगुप्त सेकंड का। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम बना जो कि इसका पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। अब कुमारगुप्त प्रथम जो है ये इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और इसने जो है महेंद्रादित्य की उपाधि जो है धारण किया। ठीक है, इसको उपाधियाँ दी गई और इसके समय में कोई खास काम नहीं, बस एक काम, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। और इसने जो है उपाधियाँ, पहला उपाध्याय इसका था क्रमादित्य जो कि इसके सिक्कों पर अंकित था। दूसरा था विक्रमादित्य जो कि भीतरी अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तीसरा है शक्रादित्य जो कि कहोम स्तंभ अभिलेख से जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये 3 उपाधियाँ जो था ये स्कंदगुप्त के बारे में था। और ये जो है अंतिम प्रतापी शासक था गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक स्कंदगुप्त हुआ। और इसी के समय में हूणों का आक्रमण शुरुआत हो गया था। हूणों का आक्रमण जो है किसके समय में शुरुआत हुआ, तो स्कंदगुप्त के समय में शुरुआत हुआ। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। श्वेत हूणों को जो है पूर्वी हूण भी कहा जाता था, जिन्होंने हिंद कुश पार करके गांधार प्रदेश पर कब्जा करके गुप्त साम्राज्य का अभियान पूरा किया। और गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है किसके द्वारा, तो ये स्कंदगुप्त के द्वारा ही करवाया गया था। स्कंदगुप्त के बाद अगर हम देखेंगे तो स्कंदगुप्त के बाद बहुत सारे उत्तराधिकारी आए जो कि बहुत ही योग्य नहीं थे और ना ही उनके बारे में कोई चीज़ें एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो अगर उत्तराधिकारियों के बात की तो स्कंदगुप्त के बाद पुरगुप्त आया, पुरगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय आया, कुमारगुप्त के बाद बुद्धगुप्त आया, फिर नरसिंहगुप्त बालादित्य आया, इसके बाद भानुगुप्त, फिर वैन्यगुप्त, फिर कुमारगुप्त तृतीय और इसके बाद सबसे लास्ट में विष्णुगुप्त आया जो कि गुप्ता वंश का अंतिम सम्राट, अंतिम शासक था। ठीक है, 543 से 550 ईस्वी तक इसने शासन किया और यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। और नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख से जो है विष्णुगुप्त का लेख ही मिलता है जो संभवतः उसका पुत्र था जो कि 550 ईस्वी तक राज्य करता रहा। इसके बाद गुप्त साम्राज्य क्या हुआ, पूर्णतः समाप्त हो गया। तो ये गुप्त साम्राज्य के जो है कुछ राजा और शासक थे उनके बारे में देखा गया। अब गुप्तकालीन अगर प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक है विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये तिगवा मध्य प्रदेश में है स्थित है। ठीक है, दूसरा है शिव मंदिर, ये जो है भूमरा मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा है पार्वती मंदिर, ये कहाँ पर है, तो नैना कुठार, ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। चौथा है दशावतार मंदिर, इंपॉर्टेंट है, देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये जो है ईंटों द्वारा निर्मित है। ये भी पूछा जाता है कि किससे निर्मित है, ईंटों द्वारा निर्मित है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर जो कि भीतरगांव कानपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में, ये भी ईंटों के द्वारा ही निर्मित है भीतरगांव मंदिर। ठीक है, भीतरगांव में है कानपुर में लक्ष्मण मंदिर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है गुप्तकालीन क्या हो गया, प्रसिद्ध मंदिर हो गया जिसको आपको जानना जरूरी है। पहली बार सती होने का प्रमाण जो है ये भी 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने वैष्णव धर्म को क्या राज धर्म बनाया था, ठीक है। राज चिन्ह इनका था विष्णु का वाहन जो था गरुड़, उसको इन्होंने राज चिन्ह बनाया था। इनका अगर राजकीय भाषा की बात करेंगे तो राजकीय भाषा इनकी कौन थी, संस्कृत थी, ठीक है। इसके बाद गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो पंचतंत्र था यह संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ था और आर्यभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ इसी गुप्त काल में आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत थे, ठीक है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी उसे देश कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से गुप्त साम्राज्य के कुछ मंदिर हो गए और कुछ चीज़ें जो हो गई जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब इसमें इसके बाद अगर हम देखें तो गुप्त काल को जो है भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि शतरंज की खोज कहाँ हुई, गुप्त काल में हुआ शतरंज की खोज, और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, भारत में ही हुआ, ठीक है। इसके बाद इसमें भवन का निर्माण जो कि हिंदू मंदिर और स्तूप का निर्माण हुआ सर्वप्रथम। खगोल विद्या अपने चरमोत्कर्ष पर आर्यभट्ट जैसे जो है खगोल शास्त्री हुए और इन्होंने बताया कि जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अक्ष पर भी घूमती है, जो आज भी मान्य है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे चिकित्सक हुए, ठीक है। 6वीं शताब्दी में वाघभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धनवंतर रहते थे, ठीक है। इसके बाद गणित के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ। संख्याओं का स्थानीय मान और शून्य का विकास जो है गुप्त काल में हुआ, ठीक है। केंद्रीय शासन इसमें सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए, महान कार्य हुए, कालिदास जैसे महान जो है नाटककार हुए और इन्हें जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, जो कि इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इतने मतलब ये गुप्त काल में ये घटित हुआ, तो इसलिए जो है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें गुप्त काल से संबंधित हो गई। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।